दोस्तों नमस्कार। हमारे विश्व भारती यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीति चली आ रही है वो इस अजीब प्रकार की राजनीति चल रही है जो आज तक भारत में देखने नहीं मिली, कम से कम इस पीढ़ी से तो नहीं देखने मिली। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये कुछ दिनों से जो कोरोना का जो असर हुआ है पूरे विश्व भर में, भारत में भी उसका असर हुआ और बहुत काफ़ी असर हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितनी आबादी है और जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और कई सरकारों ने प्रदेशों के जो प्रयत्न किए उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। इसके लिए पहले तो इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़ कि बीमारी या कोरोना जैसा कोविड पेंडेमिक ये इतना महाभयानक रोग है कि जिसके ऊपर राजनीति करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं बनता और इंसानियत के तो बिल्कुल खिलाफ है। तो इस विषय के ऊपर जो राजनीति कुछ दिनों से हो रही है वो अगर आप देखेंगे तो पहले किसी केंद्र के विरोधी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद वैक्सीन नहीं ले रहे, फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है गिनी पिग बनाया हुआ है, यानी उनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। पहले तो ये बात गलत थी क्योंकि सबसे पहले जो प्रोटेक्शन है और जो भी बचाव करना है उन लोगों का बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद में जब सामान्य जनता में सीनियर सिटीज़न यानी कि 60 या उसके ऊपर के व्यक्ति या 45 के ऊपर जिनको और कुछ रोग है जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जैसे ओपन किया गया उस समय पूरे भारत की जनता की जो ये गलतफहमी है दूर करने के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक सामान्य नागरिक के जैसे रिक्शा में बैठकर वैक्सीनेशन सेंटर गए और उन्होंने वैक्सीन का डोज लगवाया। और उसके पहले उन्होंने बाकायदा तरीके से प्रोसीजर से रजिस्ट्रेशन किया था एक सामान्य नागरिक की तरह, और गए भी वो सामान्य नागरिक की तरह। इसके ऊपर फिर राजनीति चालू हो गई। ये पता नहीं कहाँ क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ये केरला जाके वहाँ से राजनीति कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है इसके अंदर कि ये केरला का क्या संबंध है इसके अंदर। केरला के चुनाव आ रहे वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन केरला में जब अमेठी में इन लोगों की सीट थी, इतने सालों से चली आ रही थी, ये सीट इन्होंने छोड़ी। वहाँ स्मृति ईरानी जी ने 2 बार इनको बहुत बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन इन्हें पता था कि ये पराजित होंगे तो इन्होंने दूसरी जगह पूरी भारत में 543 लोकसभा मतदार संघ हैं, उसमें से इनको कोई नहीं मिला। ये मिला तो जाकर पूरे दक्षिण में केरला में। अभी आप सोचेंगे कि ये वायनाड केरला में ही क्यों गए। बहुत अच्छी बात है, इसकी जानकारी आपने लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो केरला है ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में खिलाफत मूवमेंट नाम का एक ये चालू हुआ था। और वो खिलाफत मूवमेंट जो बताया गया है कि आज़ादी की लड़ाई थी, इसकी पूरी हकीकत जो है वो आपको ये नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि खिलाफत मूवमेंट के नाम पर कुछ कट्टरपंथियों ने किस तरह हिंदुओं का पूरा जो है बर्बाद किया, उनके घर लूट लिए, उन्हें रास्ते पे लाया, उन्हें मार दिया गया, या उनकी जो बहनें हैं या उनकी जो महिलाएं हैं घर की, उनके घर वालों के सामने किसी बुरी तरीके से बलात्कार वगैरह किया गया। इसकी पूरी जो जानकारी है वो आप ज़रूर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है आपको। ये वायनाड या केरला ये क्यों चॉइस हुआ है या किस तरह से ये चुना गया है, किस वजह से चुना गया है, वो सब वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक विषय ऐसे अगर आपको जानकारी होगी और या अगर आपको याद होगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर चुन के आए थे और प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने काफ़ी सारे बाहर के देशों की जो है दौरे किए। उस समय यही विरोधी दल क्या चिल्ला रहे थे इनके नेता कि भारत में तो रहते ही नहीं, ये पूरा समय जो है बाहर जो हैं रहते हैं और देश के लिए तो इनको कुछ ख्याल नहीं है। तो इनको शायद याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो विदेश नीति है भारत की, जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें जो इन्होंने चेंजेस लाए, जो बदलाव लाए, उसी का नतीजा है कि आज चाइना को पीछे हटना पड़ा। और इस चीज़ का श्रेय बराबर पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है उनके विदेश नीति के लिए कि चाइना जैसा देश अगर पीछे हट रहा है तो इसके लिए जो है उनके जो है बहुत सारे प्रयत्न हैं। ऐसे ही नहीं कुछ हुआ है, इनको तो क्या है बोलना है क्योंकि इनके पास कुछ काम है नहीं। अब
मैं वापस आता हूँ उसी खिलाफत मूवमेंट, उसकी जो आप लिंक दे रहा हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरी एक आपको ये बात बता दूँ कि ये सिर्फ केरला से विषय नहीं है, ये पूरा जो विषय है वो जुड़ा हुआ है हमारे भारत के जो नींव है उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है ये। आप अगर देखेंगे कि 1947 में जो भारत को आज़ादी दी गई, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने हाथ में ली थी। 14 अगस्त के रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर लिया था अंग्रेज़ों से, न कि खुद की सरकार बनाई थी या खुद चुन के आए थे। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ये आप पहले ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़, तब से जो है भारत का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। आप बोलेंगे कॉलोनाइजेशन क्या होता है, तो कॉलोनाइजेशन वही है कि जब मुग़ल यहाँ पर आए, उन्होंने लगभग 1000 साल यहाँ पर राज किया और उन्होंने जो है आपकी जितनी जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, ये आपके जो वेद पुराण और शास्त्र, ये सब आप भूल जाएं और आप उनके हिसाब से चलें। अंग्रेज़ों ने भी यही किया, इसी को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। तो भारत का जो कॉलोनाइजेशन है वो लगभग 1947 या 1950 के बाद भी शुरू रहा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर की गवर्नमेंट थी, ये कोई यहाँ से चुनकर आई हुई गवर्नमेंट नहीं थी। अगर आप चेक करेंगे तो ब्रिटिश यहाँ पर जब आई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश की जो सत्ता यहाँ उन्होंने अपनी स्थापित की, उसके पहले भारत में कोई भी आयात यानी इंपोर्ट नहीं हुआ करते थे। भारत जो है अपने आप सर्वसंपन्न था। मुग़लों के ज़माने से वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो कमज़ोरियाँ जो है वो मतलब उसका फ़ायदा उठाते गए कोई ना कोई चीज़ों का। अगर आपसे मैं कुछ सवाल करूं और आपके पास उसका जवाब नहीं है तो मैं तो मतलब यानी जीत गया, तो आपको मैंने कमज़ोर साबित कर दिया। तो इस तरह से कुछ अज्ञानी लोगों से उन्होंने जो भी है अलग अलग तरीक़ों से जो है उनके सर पे राज किया और उसी का फ़ायदा उठाया, वो चाहे मुग़ल हों चाहे अंग्रेज़ हों। और वो यहाँ पे आए थे स्पाइस के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी वो आई थी स्पाइसेस के लिए। अब ये स्पाइसेस के लिए यहाँ आए और यहाँ पर राज करना चालू कर दिया उन्होंने। तो इनके पहले जब भारत जो है पूरा का पूरा स्वतंत्र था, अलग अलग यहाँ पर किंगडम थे, राजा थे, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ये भारत राष्ट्र था। और इनको आपस में लड़वा करके इन्होंने ये सब किया। उस ज़माने में हमारे महाराजा रंजीत सिंह जी की जो थी उनकी जो किंगडम था उनका, वो आज के तारीख में उसकी 95% 95% जगह जो है वो आती है वेस्ट पंजाब में, और वेस्ट पंजाब आज है पाकिस्तान में। और ये लोग सिखों को और ये कुछ लोगों को खालिस्तानियों के नाम से जो है गुमराह करके ये भारत से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये खालिस्तान मांगने वालों ने, ये जो भी संगठन है इनके, इन लोगों ने ये जानकारी रखनी चाहिए कि पहले 95% 95% जो खालिस्तान की जगह है वहाँ वेस्ट पंजाब में आज पाकिस्तान के पास है, वहाँ से वो लें। उसके बाद में भारत से जो 2-4% 5% अगर बच गई है ईस्ट पंजाब में, तो फिर वो भारत से बात करेंगे। ये क्या बेहूदगी इन्होंने लगा के रखी है कि भारत के आम जनता को और विश्व में अलग अलग बाकी देशों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी ये जिस तरीके से ये सब गुमराह किया गया है, इसमें आपको सबसे बड़ी जानकारी यह होनी चाहिए कि दिल्ली में जो है यहाँ पर दंगे कराए गए थे और उसमें जो लोग शामिल थे उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया, उन लोगों को छुड़ाने के लिए सीए के बाद जो भी कुछ हुआ वहाँ हिंसा, उन लोगों को छुड़ाने के लिए अभी ये जो किसानों के नाम पर वहाँ जो धरना दे रहे हैं, आंदोलनजीवी कहिए, मोदी जी ने तो आंदोलनजीवी कहा था, आप कुछ और नाम दे दीजिए। तो ये जो है किसानों के नाम पर इन्होंने जो मांग की है सरकार से, वो ये की है कि भाई ये जो दिल्ली के हिंसा में जो पकड़े गए वो छोड़ो, वो आर्टिस्ट है, ये है। अरे आर्टिस्ट कहने से थोड़ी हो जाएगा, हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। तो ये आज के पीढ़ी को ये गुमराह कर रहे हैं। और इससे सबसे उसका मैं सबूत आपको देता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों को जो 1947 में जब आज़ादी हुई तब एक पीढ़ी थी, उसके बाद एक पीढ़ी यहाँ पैदा हुई है। आज मेरे ख्याल से कम से कम तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है पैदा हो चुकी है लगभग उसके बाद। तो इन लोगों को आज तक ये सब पुरानी जानकारियाँ कुछ है नहीं कि भारत अपने आप में आत्मनिर्भर था। इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई, उनको स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया। इनकी जो पढ़ाई है उसका करिकुलम और उसके सब्जेक्ट्स और उसके अंदर के कंटेंट वो सब इस तरह से रखे गए कि जो उनको कुछ हमारा पता ही नहीं है कि भारत का जो
इतिहास है, जो हकीकत है, ये सब कुछ किसी को बताया नहीं गया, ना पढ़ाया गया, ना सिखाया गया। तो उनको ये जानकारी, एक 2-3 चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि ये पीढ़ी जो है गुमराह न होए, खास करके 1970 के बाद जो पैदा हुए या 1980 या 1990 के बाद। इन लोगों को ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में विद्यार्थियों को सिखाया गया 2 चीज़ें, फिज़िक्स के 2 लॉ बताऊंगा। एक तो ये है कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा जो था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। So when energy can neither be created nor it be destroyed, it can only be changed from one form into the another। अब यही सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे इतिहास में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में 5-10 हज़ार साल पहले लिखी गई। अब ये सब लिखा गया था सिंधु नदी के किनारे पर बैठकर, जिसे आज इंडस नदी के नाम से जाना जाता है, जो मोहनजोदड़ो और जो पूरे इंसानियत की जहाँ से उपज है, सिविलाइजेशन की जहाँ से उपज है, वही पाकिस्तान के पास इन्होंने दे दिया। और उसमें क्या लिखा गया था? उसमें सिर्फ फ़र्क ये था कि वो संस्कृत में लिखा गया था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, एवरी एक्शन हैज़ गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरा उसमें लिखा गया था, ना आत्मा पैदा होती है ना आत्मा मरती है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। ये संस्कृत में लिखा गया था। इंग्लिश में आया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टेस्ट ट्यूब में, लेबॉर्ट्री में कहीं साबित हुआ, इसके लिए सच है, वरना ये संस्कृत में लिखा गया, इसके लिए ये झूठ है। ऐसा हो सकता है कभी? एक और बात आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों में जो यहाँ से मंगल की या चंद्र की या सूर्य की जितनी दूरी लिखी गई है, ये अंग्रेज़ों ने अपना माइक्रोवेव, शॉर्टवेव, जो उनके औजार थे, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए, और इन्होंने पाया कि ये तो उतनी ही दूरी लिखी गई है जितने हमारे 5-10 हज़ार साल पहले के वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखी गई है। तो अभी आप बताइए कि हमको इन्होंने, हमारी मेंटालिटी ऐसी कर दी, हमारी सोच ऐसी कर दी कि हम हमारे पूर्वजों के ऊपर खुद ही विश्वास न रखें। इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो आज भी समय है, वक्त है कि आज भी सब जागृत हो जाए। हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं और जिन लोगों को ये सब जानकारी नहीं है, वो भी आज जागृत हो जाए और ये ध्यान दें कि भारत के पूरी जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, वापस कॉलोनाइजेशन की तरफ लिया जा रहा है। ये तो चाहते थे कि वैक्सीन भी जो है वो चाइना से या इटली से मंगाई जाए। जब हम खुद वैक्सीन बना सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम विदेशों में कई देशों को हमने सप्लाई किया। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आज हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है। गरीब से गरीब आदमी जो रास्ते पे केले बेच रहा है, उसके पास भी आज मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, 2 GB का डेटा है रोज़ का। 150-200 का वो पैक डालता है या 250 का। तो वो देख सकता है कि विदेश में कहाँ कहाँ हमने कोरोना की, कोविड की वैक्सीनें भेजी हैं। और इतना सब होते हुए ये सही जानकारी जनता तक पहुँचने नहीं दी जाती। ये जो न्यूज़ चैनल है, ये पता नहीं क्या बिक गए हैं कि किसी ने ख़रीद के रखे हैं, या ये जो है वो खान मार्केट गैंग हो और कोई गैंग हो, इन सब लोगों के कंट्रोल में चल रहे हैं। किस डर से चल रहे हैं, कि पैसे लेके ऐसा चल रहा है, ये पता नहीं है। और जो ओरिजिनल लोग हैं, जो मीडिया में जाते हैं, उनका तो हाल क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया में जो करते हैं। तो इसी वजह से मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है मेहरबानी करके जागृत रहिए और ऐसे किसी भी भुलावे में और मिसगाइड करने में या जो आपको गुमराह कर रहे हैं इसमें नहीं आए। पूरी हकीकत की पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही कोई भी निर्णय लें। आपके देश को वापस आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, जो कि स्वावलंबी होगा, खुद के दम पे होगा। इसी डर से चाइना को आज पीछे हटना पड़ा है, पाकिस्तान शांत बैठा हुआ है। ये मैं मानता हूँ ज़रूर कि ये लोग शांत बैठे, इसका मतलब विषय ख़त्म हुआ ऐसा नहीं है। कश्मीर आज भी हमने, जो POK कहा जाता है, वो आज भी हमने लेना है। उसके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे। तिब्बत के लिए भी बहुत सारी जो बाकी है कि हमारे पास दलाई लामा है और उनकी जो टीम है वहाँ पर उनको सक्रिय किया जाएगा। सिर्फ हमें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी और भी देश साथ में आ रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि भारत की जो सरकार है वो भारत की सरकार है। आपके घर के पास अगर रास्ते में कोई खड्डा होगा तो आप ही के यहाँ की जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका करेगी, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वाले कोई नहीं आके बनाएंगे। तो आपके लिए जो करना है, हमारे भारत देश की जो बैठे हैं पदों पर,
जवाबदारियां लेके उन्होंने ही करना करवाना है, बाकी ये और कहीं नहीं होने वाला। आप लोगों को ये वेस्टर्नाइजेशन और कॉलोनाइजेशन का दिमाग में भरा जा रहा है। ठीक है, वहाँ की कुछ बातें अगर अच्छी है तो वो लेने में कोई परहेज़ नहीं है, उसके खिलाफ हम भी नहीं हैं और ना भारत की सरकार है ना मोदी जी हैं। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ हमारे पास खुद की जो है उपलब्ध है और उसी से रोज़गार भारतीय इंसान को मिल सकता है, भारतीय नागरिक को मिल सकता है, वो चीज़ आपने बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत है? ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं करता। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये सब चीज़ों के बारे में आप सतर्क रहें और बिल्कुल अलर्ट रहें और सावधानी बरतें कि आपको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। और अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप उसके बारे में अपने जो अड़ोस पड़ोस, घर के लोग, दोस्तों, मित्रों और जो बाकी जो भी आपके फोरम में उन सबको जागृत कराइए, ताकि ये लोग गुमराह होकर कहीं गलत जगह पे ये अपना ये न करें। और देश की सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, सही लोगों के पास होनी चाहिए। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आप खुद ही उसके जो हैं, कोरोना के वजह से इकोनॉमिक जो है ये हुआ है पिछले 1 साल भर में, और वो सभी देशों का हुआ है, खाली भारत का हुआ ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी उनके जो काम है वो बहुत सही हैं और वो भारत में नहीं विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको माना जा रहा है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी एक पर्सनालिटी हैं और उनके व्यक्तिमत्व के ऊपर जो लोग गलत बातें उठा रहे हैं उनका आप सब लोगों ने विरोध करना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो देश चल रहा है, आपके राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपके वहाँ महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, ज़िला परिषद हो, ये सब आप ही के पैसों पे चल रहे हैं। आप इस देश के शेयर होल्डर हैं, आप मालिक है। आपकी जो हैसियत है वो भुला करके नहीं चलेगा। इस देश के प्रति हमारा सबका कर्तव्य है, उसी तरह आप सबका भी कर्तव्य है। तो ये बात आपको पूरी जानकारी देते हुए और उस चीज़ का आपको एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए मैं आप सबसे जो है ये कहूँगा, फिर एक बार अपने भारत देश के हित में आप सोचते रहिए और उसी दिशा में काम करने की कोशिश कीजिए। आप खुद का ज़रूर फ़ायदा लीजिए। हर इंसान जो प्रोफेशन करता है, अपना काम करता है, उसने अपना घर भी चलाना है, ये सब है। लेकिन वो काम देश हित में होगा उतना आपके लिए अच्छा है, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। हमें इस देश को और आगे बढ़ाना है और सच में एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और ये हमारे खुद के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए। ऐसी आपसे मेरी प्रेम से और नम्रतापूर्वक विनंती है। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे इस विश्व भारती चैनल से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप सभी से एक नम्र विनती है। धन्यवाद।